अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया है और उसके बाद जिस तरह के आरोप यूपी पुलिस के ज़रिए उनके ऊपर लगाए गए और जो एफआईआर है, अगर आप उसको कानूनी पहलुओं से देखेंगे, कानूनी जानकारों से अगर उस पर आप बात करते हैं तो क्या उसमें तथ्य निकल कर सामने आते हैं। कानून क्या कहता है कि कितने वक्त में उनकी ज़मानत हो जाएगी। और आज उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ को ऐलान करना पड़ा है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, गुंडा एक्ट लगाया जाए और उसके साथ ही उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। ये आदेश अचानक आनन फानन में क्यों देना पड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पूरे कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद शाहिद अली साहब। शाहिद साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया गया है सीएम के ज़रिए, एक पहले मीटिंग की गई अधिकारियों के साथ और उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उमर गौतम वाले मामले में एनएसए लगाया जाए, गुंडा एक्ट लगाया जाए और प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया जाए। आखिर अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा है? कल जब एफआईआर सामने आई थी मीडिया के, तो क्या उसमें कोई कमी नज़र आ रही थी? देखिए शकील साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन खो चुकी है, जो राजनीतिक ज़मीन है वो खो चुकी है, सब लोग उससे नाराज़ हैं। हर ब्रादर के लोग नाराज़ हैं, हर तबके के लोग नाराज़ हैं, यूथ नाराज़ है, दलित नाराज़ हैं, मुस्लिम नाराज़ हैं। मुस्लिम को तो खैर वो किसी गिनती में गिनते ही नहीं है। पिछड़े नाराज़ हैं और पंडित नाराज़ हैं। मतलब अगर बिरादरी की बात भी करें तो एक ख़ास बिरादरी को छोड़कर तकरीबन सभी लोग नाराज़ हैं। किसान नाराज़ हैं और इनकी हालत ये हो गई है कि ये किसी गांव में एंटर नहीं कर पा रही है। अभी पंचायत का इलेक्शन आपने देखा, वहाँ पर इनका कैंडिडेट को पीट पीट के भगाया गया। तो ये बहुत बुरी तरह से परेशान है। अभी कोविड को नहीं संभाल सके, तो इसमें जो लोगों ने देखा है कि लाशों का अंबार लग गया नदियों के किनारे, नदियों में लाशें बहानी पड़ी हैं। तो ये दरअसल एक ज़मीन तलाश रहे हैं अपनी, और ज़मीन तलाशने के लिए इन्होंने फिर अपना वही वाला फंडा अपनाया जो अंग्रेज करके गए थे, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके तकरीबन 200 साल हुकूमत करी। ये भी यही चाह रही हैं कि हम डिवाइड एंड रूल करके हुकूमत करते रहेंगे, लेकिन इस देश की आवाम जब अंग्रेज़ों को भगाने का काम कर सकती है तो इन काले अंग्रेज़ों को भगाने का काम ज़रूर करेगी। ये मेरी इस बात पर टेक है। और जो दूसरी बात आपने कही कि साहब ये जो केस वगैरह की बात, देखिए इनके हाथ में ताकत है, ये सरकार में बैठे हैं। सरकार जो चाहे वो कर दे, जो चाहे वो एक्ट लगा दे, जो चाहे वो सेक्शन उसके ऊपर लगा दे। अब वो कोर्ट में जब उनकी समीक्षा होती है, जब उनके बारे में बहस होती है, आर्गुमेंट होती है, तो कोर्ट देखती है कि वो सही तरीके से लगाए गए नहीं लगाए गए। अभी दिल्ली में ही आसिफ इकबाल तना वाले केस में देखिए यूएपीए के सेक्शन 15 को ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, ये जो मामूली क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं या जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनमें और जो टेररिस्ट एक्ट हैं, जो इंसिडेंट टेररिज्म को होती है, उसमें फर्क है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब यहां पर इनका क्या मकसद है कि साहब लगा दीजिए, आप कानून लगा दीजिए ताकि लोगों में हम उसका फायदा उठा सकें, ताकि हम ये दिखा सकें देखिए साहब मुस्लिम लोग किस तरह से जबरदस्ती कन्वर्जन कर रहे हैं। अभी कमाल की बात तो यह है कि एक एफआईआर हुई, एफआईआर में ठीक है इल्जाम हैं, प्राइमा फेसाई उन्होंने इल्जाम लगा दिए, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, आपने उसके अंदर एनसी भी लगा दी। भाई ऐसे क्या एविडेंसेस हैं आपके पास? हम मांग ये करते हैं कि इसमें सीबीआई के जरिए कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को हमने लगातार देखा है। हाथरस वाले मामले में उन्होंने कहा कि साहब उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, दलित महिला के साथ, दलित बच्ची के साथ, और बाद में आया सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो रेप हुआ था। तो एक चीज जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, एक खास बात मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की हुकूमत है और आज से नहीं है, पिछले तकरीबन 4.5 साल से हुकूमत है। तो वहां पर अगर कोई कन्वर्जन कर रहा है इस तरह से, जिस तरह के इल्जाम हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार आंख बंद करके बैठी थी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को इनपुट्स नहीं थे? ये जो टाइमिंग चुनी गई है ना सर, और ये इल्जामात के साथ टाइमिंग चुनी गई है, ये दरअसल बहुत ज्यादा संगीन है अपने आप में, और ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग फैला करके, नफरत की पॉलिटिक्स के जरिए ये हुकूमत पाना चाहते हैं। लेकिन हमें यकीन है इस देश की जनता पर
कि इनको सबक सिखाने का काम जरूर करेगी, चाहे अब कुछ भी कर लें। शाही साहब, जिस तरह से आपने कहा, अभी हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, अभी तक जो एफआईआर थी उसकी समीक्षा की है कुछ लोगों ने, तो उसमें ये चीज़ निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती। और कानून में प्रावधान है, हाईकोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 7 साल से कम सज़ा वाले प्रावधानों में 2 महीने के अंदर अंदर बेल देनी होती है। इसलिए जैसा कि आपने अभी मिसाल दी दिल्ली दंगों की, तो दिल्ली दंगों में जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जरिए यूएपीए लगाया गया और 1 साल से ज़्यादा का वक्त जमानत में लग गया, इसी तरह से इस केस में एनएसए लगाया जाना, गुंडा एक्ट लगाया जाना, क्या ये इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता कि पूरे मामले को 2022 के इलेक्शन के बाद तक खींचा जाए? बिल्कुल सर, वही इनका मंशा है, वही सब कुछ है। एक केस को देखिए, मैं फिर रिपीटेशन की कॉस्ट पे कह रहा हूं, एक सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर जो नफरत की पॉलिटिक्स पर अपनी सब कुछ रोटियां सेकती है। उस सरकार के वहां होते हुए क्या सरकार को दिख नहीं रहा था? ये सरकार का इल्जाम है कि 2-2.5 साल से वो लोग वहां पर धर्मांतरण कर रहे हैं और मूक और बगर बच्चों का कर रहे हैं। भाई क्या एविडेंसेस आपके पास आ गए? जबरदस्ती कैसे करवा दिया? जबरदस्ती करवाने कुछ तो एविडेंसेस होंगे ना। तो इनका सब क्या है कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले सब करना, गुंडा एक्ट लगा करके, गुंडा एक्ट पे भी मैं आपको बताऊं, बहुत बार गुंडा एक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया है और ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उस गुंडा एक्ट को खत्म किया है। जो एक एक्टिविस्ट थे, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर याद होगा, CANRC में उनको बंद कर दिया था, गुंडा एक्ट लगा दिया। जो डॉक्टर थे गोरखपुर के, जिन्होंने बच्चों को बचाने का भी काम किया, लेकिन उन पर गुंडा एक्ट लगाया गया, एनएसए लगाया गया और बारंबार लगाया गया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको क्वेश किया। तो इनकी मंशा ये है कि जब तक कोर्ट क्वेश करेगी, इलाहाबाद को हाई कोर्ट क्वेश करेगी या फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जब तक इलेक्शन में टेन्योर निकल जाएगा। तो ये बेसिकली जो टाइमिंग चुनी गई है, इसीलिए चुनी गई है। इनको भी मालूम है कि ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। और आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो हमें हक देता है कि हम अपने अपने मजहब को प्रोपोगेट करें। किसी को जबरदस्ती किसी भी धर्म के अंदर उसको दाखिल करना, ये कानूनी जुर्म हो ना हो अलग बात है, लेकिन ये कुरान के खिलाफ है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि हमने आपको किसी को सुपरिटेंडेंट नहीं लगाया, आपने आपसे मैसेज दीजिए, बात खत्म हो गई। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि अपना मैसेज देने का, अपनी बात को कहने का, अपने मजहब को प्रोपोगेट करने का। तो प्रोपोगेट करने पे अगर किसी को हमारा मजहब पसंद आता, हमारी बात पसंद आती है, वो वॉलंटरीली और विदाउट फोर्स उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसमें क्या बुरी बात है? ये करिए 1000 लोगों को बाय फोर्स उनको एडमिनिस्टर करा दिया। अरे बाय फोर्स तो वो होते हैं जो ये कहते थे कि साहब हम 5 लाख रुपए देंगे हर कन्वर्ट को, जो ये कहते हैं कि साहब आप मुस्लिम लड़कियों से शादी करिए, हम इतने लाख रुपए देंगे। ये होता बाय फोर्स करना, बाय इन्फ्लुएंस करना। उनके खिलाफ तो आप कोई एक्शन लेते नहीं है। जो लोग बाय फोर्स मुसलमानों को कन्वर्ट कराने की बातें करते हैं, कहते हैं साहब घर वापसी कर लीजिए, जो कहते हैं 5 लाख रुपए हम दे देंगे, ये दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, उनके पास तो आपकी बिल्कुल जबान पर दही लग जाती है। लेकिन जहां पर आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई इल्जामात वैसे नहीं है, मनगढ़ंत आपके इल्जामात है, वहां पर एनएसए जो लगा रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार देख रहा हूं, वहां पर जा करके पॉलिटिक्स में हूं। मैं आपको बता रहा हूं सर कि इनकी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। ये सिर्फ चारों तरफ अब हाथ पर मार रहे हैं कि कहीं से हमारा ये जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाए, किस तरह से हम लोग दोबारा से लोग हमें वोट देने के लिए बाध्य हो जाएं। और इनको ये अच्छी तरह से आता है कि नफरत फैलाने से इनको वोट मिल जाएंगे, इनकी ये सोच है। शाही साहब, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, 2 दिन कल से, जिस तरह से कल पूरे दिन इस पूरे मामले को लेकर टीवी स्टूडियो में डिस्कशन चलता रहा और कई स्टूडियो में एक ऐसे शख्स को बिठाया गया, सचेतनानंद सरस्वती, जिसको लेकर के ये आरोप है उसके खिलाफ कई एफआईआर कराई गई हैं खुद उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत के बयानात देता रहता है, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं की, उसको सिक्योरिटी दी हुई है। और वहीं से इस पूरे मामले को उठाया गया कि 2 लोग पकड़े गए थे और उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उनसे कनेक्शन उमर गौतम का निकल कर सामने आया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने सर। कल जो टेलीविजन चैनल्स ने कहा और जो किया है वो यही किया है कि वहां पर उस शैतान को लाके बिठा लिया
और उससे उसकी उन हरकतों की पुनरावृत्ति करवाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी उसने की, कल भी की उसने। एक टेलीविजन चैनल पर मुझे भी बुलाया गया, मुझे नहीं बताया गया था कि वहां पर इस नाम का कोई शैतान आएगा। मैंने पैनल पूछा उनसे बाकायदा, लेकिन जब वहां पर आई वाज सरप्राइज्ड कि वहां पर उस शैतान को उन्होंने बिठा दिया और उस शैतान ने वहां पर कोशिश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की, और वो चैनल वाले उसको और उकसा रहे थे। वहां पर मजबूरन होकर के उनको फिर ये बात बोलनी पड़ी कि साहब आपके चैनल के खिलाफ भी मुकदमा करने जा रहे हैं इस आदमी के, ये तो फरार आदमी है, आपने इसको बिठा के रख सकते हो यहां पर। तो ये एक तरफ मुकदमा करवाना, फिर दूसरी तरफ उस फरार आदमी को जो कानून से भागा हुआ, जो हकीकत में मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, जो हकीकत में एक आतंकवादी है। ये शाब्दिक आतंकवाद सबसे खतरनाक आतंकवाद होता है, उस शब्दों से जो आतंकवाद फैलाता है, दूसरे की भावनाओं के साथ में खेलना, उनको ठेस पहुंचाना धार्मिक भावनाओं के साथ में। देखिए हमारा इस्लाम मना करता है हम किसी के भी देवदूत को, भगवान को, पैगंबर को हम बुरा नहीं कह सकते, हमारे लिए बिल्कुल मनाही है, हम नहीं कहते हैं। लेकिन ये लोग या इन जैसे लोग पूरी तरह से अनाप शनाप बकते हैं, गालियां बकते हैं, बुरे बुरे अल्फाज निकालते हैं, हम कैसे चुप रह जाएंगे साहब उसके लिए? तो इनको तो आप पकड़ के बंद नहीं करते हो, हकीकत में तो एनएसए इनके खिलाफ लगना चाहिए। हकीकत में तो एनएसए उन टेलीविजन चैनल्स के खिलाफ लगना चाहिए जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक अभी इल्जाम लगा, एफआईआर हुई, वो एफआईआर झूठी हुई सच्ची हुई वो ऑनरेबल कोर्ट में जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर होगी, तो ट्रांसफर होने के बाद में फिर उसका सच निकल के आएगा या कोर्ट उसको सच देखेगी। आपने अभी एफआईआर हुई और आपने उन शैतानों को लाकर बिठा कर ये नफरत वाली बातें करनी शुरू कर दी। तो बेसिकली ये भड़काने वाली जो चीजें चल रही थी पिछले बहुत सारे सालों से, जो भी कोविड की वजह से खत्म हो गई थी, कोविड में लोगों ने देखा कि मुसलमान किस तरह से दूसरे लोगों की मदद करते हैं या हिंदू भी किस तरह से दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी जो दोबारा से बन के निकली, इनको ये वो चुभ गई दरअसल, तो इन्होंने यहां पर ये वाले हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। शाही साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से यूएपीए, एनएसए, गुंडा एक्ट, इस तरह के एक्ट एक हथियार बन गए हैं खासतौर से दबे कुचलों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, इस पूरे मामले में आपने एक मिसाल दी डॉक्टर साहब की, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। दूसरी मिसाल दिल्ली हाई कोर्ट की है, जिस तरह से अभी आसिफ तना और उसके 2 साथियों को जिस तरह से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ऑर्डर में कोर्ट के जरिए, वो बहुत साफ सुथरी है। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आसिफ तना वाले केस को मिसाल ना बनाया जाए, नज़ीर ना बनाया जाए। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस फैसले की समीक्षा कर सकती है, उसकी पावर है। जब उसमें अपील में गया है स्टेट, उस फैसले के खिलाफ गया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें समीक्षा का उसका अधिकार है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो समीक्षा करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हमें यकीन है कि यह समीक्षा होगी तो इंशाअल्लाह जैसा ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्डेड ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आएगा, ऐसा हमें यकीन है। क्योंकि ये सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आजादी को खत्म करने की कोशिश है। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, ये जो देश को आजादी मिली, बहुत कुर्बानियों के साथ देश को आजादी मिली, लाखों लोगों की शहादतों के बाद देश को आजादी मिली, ये उस आजादी को खत्म करने की इनकी कोशिशें हैं। और इन कोशिशों के तहत ही ये इस तरह के कानून लागू करना, इस तरह के कानून बनाना, इस तरह के कानून को इन्वोक करना और गलत तरीके से इन्वोक करना। जहां पर कोई कसूरवार है आप इन्वोक करिए, उसको सजा दीजिए, हम साथ हैं आपके। लेकिन जहां पर कोई कसूरवार नहीं है और बार बार वर्डिक्ट आ रही है कि ये कसूरवार नहीं है, इनको सजा नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी आप उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हो, तो मतलब साफ है कि आप अपने सिर्फ सिद्धांतों, आप अपने स्वार्थों को साधने के लिए सब कर रहे हो। और हमें यकीन है कि देखिए सच विचलित हो सकता है, हार नहीं सकता और हारेगा नहीं सच इंशाल्लाह। यहां भी देश की गंगा जमनी तहजीब जीतेगी, देश का संविधान जीतेगा। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो जीतेगा, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो जीतेगा, आर्टिकल 21 जो आर्टिकल लाइफ है वो जीतेगा। ये जो झूठे केस लगा के लोगों को जेलों के अंदर डाल देते हैं कि उनकी 4 या 5 साल या 10 साल या कभी कभी जिंदगियां उसमें खत्म कर देते हैं, इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ऐसी चीजें निकल के आएंगी, ऐसे कानून बनेंगे कि इन जैसे लोग जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं
इन लोगों के खिलाफ जरूर सजाएं ऑनरेबल कोर्ट जाने का काम करेंगी। ऐसा हमें यकीन है हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश के गंगा जमुनी तहजीब को प्यार करने वाले लोगों पर। शुक्रिया शाहिद साहब, हमसे बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट शाहिद साहब जो इस पूरे मामले पर, गौतम वाले मामले पर बात कर रहे थे। उमर गौतम साहब को के ऊपर जिस तरह से NSA और गुंडा एक्ट लगाने की बात अभी कही गई है यूपी सरकार के जरिए, मुख्यमंत्री के जरिए, इनका यह कहना है कि चाहे किसी तरह के केसेस लगा लिए जाएं, जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।